हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले RS प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें आपके जो राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो आपके सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को शानदार व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको वाकई में लगा कि मज़ा आ गया वीडियो देखने में। ठीक है, तो आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। कथन नंबर बी वाला है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ये आपको देखना है। देखो, दोनों ही राइट आंसर है वैसे, तो केवल ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ना ए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कि कांग्रेस ने नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, लेकिन 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये आपको याद रखना। अब देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले तो देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी जो स्थापना करी थी, किसने करी थी? A.O. हुम ने करी थी। आपको याद रखना, A.O. हुम ने करी थी। किसने करी थी? A.O. हुम ने। बिल्कुल आपको याद रखना। इनका पूरा जो नाम था वो था एलन ऑक्टिवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये जो थे ना, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, बिल्कुल। और भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 के अंदर मुंबई में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना। और मुंबई में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब आपका सवाल ये बन सकता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 72 जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने आपका भाग लिया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं अपन कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका जो नाम है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके कहने पर रखा गया? किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। क्या होता है भाई? कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। कांग्रेस की स्थापना के समय में बात कर लो, गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो उसका मैं गवर्नर जनरल तो आपके कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे भाई। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो उस समय भारत के सचिव कौन थे? तो लॉर्ड क्रॉक्स थे भाई। कौन थे? लॉर्ड क्रॉक्स। आपको बिल्कुल याद रखना, लॉर्ड क्रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा और तथ्यों की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो, प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच समझकर सहयोग दिया था, किंतु बाद में जब कांग्रेस ने वैधानिक सुधारों की मांग रखी तो अंग्रेजों ने कांग्रेस का मोह भंग कर दिया। इसके बाद 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का भी जन्म हुआ था। इसी के साथ विदेशी शासन में भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष का एक संगठित रूप भी आपका प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ, जो छोटे छोटे विद्रोही दलों और स्थानीय दलों और सभी ने अपने को कांग्रेस में विलीन कर लिया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, एक घटना बता देता हूँ मैं आपको, जो कि शायद आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उसकी चर्चा मैं करूंगा आपसे। कोमा घाटा मारू, कौन सी घटना? बिल्कुल आपको याद रखना, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कोमा घाटा मारू, कोमा घाटा मारू, ये जो घटना हुई थी ना आपकी वर्ष 1914 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? कोमा घाटा मारू वर्ष 1914 के अंदर। कोमा घाटा मारू नामक एक जहाज था जिसमें 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा। इनमें से 340 सिख थे,
24 मुसलमान थे, 12 हिंदू थे, बाकी ब्रिटिश थे। तो इस जहाज को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल गद्दर के नेता गुरजीत सिंह ने किराए पर लिया था। 23 मई 1914 को वैंकूवर तट पर यह जहाज पहुंचा तो उसे 2 महीने तक वही खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि कनाडा की सरकार ने अलग अलग कानूनों का हवाला देकर भारतीयों का वहां प्रवेश की अनुमति नहीं दी। सिर्फ 24 भारतीयों को ही कनाडा सरकार ने वैंकूवर में उतरने दिया था। शेष भारतीयों को 2 महीने बाद जहाज के साथ भारत वापस भेज दिया। ठीक है, तो ये घटना आपको याद रखनी है। कौन सी घटना? कोमागाटामारू। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक तो आपको इसका ईयर याद रखना 1914, और टोटल कितने? 376 थे। टोटल कितने? 376 लोग थे। उसमें से कितनों को केवल कनाडा सरकार ने उतरने दिया था? केवल 24 भारतीयों को। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अब ये राजस्थान जीके का अपना सवाल अगला। निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? ये आपको बताना है, यानी 16 सिक्के जो आपको प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए आपको बताना है। तो देखते हैं अपन। जो आपको मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए वो बैराट से प्राप्त हुए थे। ठीक है, कहाँ से? बैराट से। बैराट के प्राचीन नाम की मैं बात कर लूँ तो विराटनगर था। क्या था? विराटनगर। ठीक है, और ये सभ्यता जो आपकी हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता के समकालीन है। जिला कहाँ मिली थी? जयपुर में मिली थी। ठीक है, खुदाई किस किस स्थलों की की गई? तो यह 3 पहाड़ियों की खुदाई की थी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ी, आपको याद रखना। और उत्खनन कार्य की बात कर लूँ तो देखो, सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1936 में, उसके बाद नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962-63 के अंदर इसका उत्खनन किया था। अब बात कर लेते हैं अपन अच्छे से बैराट सभ्यता के बारे में। ठीक है, बैराट राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में इसे क्या कहा? तो विराटपुर मिलता है आपको। यही प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी आपकी। ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा इसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो बैराट का क्षेत्र लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा फैला है। यह आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कस्बे के चारों ओर टीले ही टीले हैं और इन टीलों में पुरातत्व की दृष्टि से एक तो बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये स्थान मौर्यकालीन और उसके पीछे के काल के अवशेष का प्रतीक है, किंतु खुदाई से प्राप्त सामग्री में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन था। इसके अलावा अन्य फैक्ट की बात करते हैं। यह बीजक की डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भ्रातृ शिलालेख खोजा था। इनके अतिरिक्त यह बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर यानी गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ठीक है, इसीलिए इसे मौर्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है बैराट को आपका। ऐसा माना जाता है कि देखो, हुन आक्रांता जो मिहिर कुल है ना, उसने बैराट सभ्यता को विध्वंस कर दिया था। और चीनी यात्री युआन चुआंग ने अपने ही यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख भी किया था। सीधा सवाल बनेगा, चीनी यात्री युआन चुआंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कौन सी सभ्यता का उल्लेख किया? तो बैराट सभ्यता का उल्लेख किया है। अब आगे देखते हैं अपन। तो देखो, यह एक बात समझ में नहीं आती, यह है कि ईंटों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था बैराट में। लेकिन ये कारण अभी तक समझ में नहीं आया कि बैराट के आसपास पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे पत्थर थे आपके, लेकिन फिर भी यह ईंटों का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? ईंटों का प्रयोग हुआ। मठों, स्तूपों, मंदिरों, मकानों, चबूतरों के सभी के निर्माण में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया है। यहाँ के आसपास के लोग अपने नए मकान के निर्माण के लिए अधिकांश ईंटें निकाल कर ले गए, फिर बहुत सी ईंटें भी बच गई। प्राप्त ईंटों में अधिकतर जो साइज था ना, वो 20 गुणा 10.5 गुणा 3 इंच की थी। ठीक है, यह आपको याद रखना। और फर्श बिछाने के लिए उपयोग में लाए गए जो टाइलों का बड़ा आकार होता था वो 26 गुणा 26 इंच का होता था आपका। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की में मिली ईंटों के समान होती थी बिल्कुल। शायद इन ईंटों का प्रयोग बौद्ध मठ के निर्माण के लिए भी किया गया हो। यह एक खंडर नुमा भवन भी मिला जिसमें 6-7 कमरे हैं और ये ईंटें इसी भवन के आसपास बिखरी मिली हैं। विद्वानों के अनुसार ये खंडर किसी बौद्ध मठ का है। खंडर की दीवारें 20 इंच मोटी है। खंडर की दीवारें 20 इंच मोटी है। कमरों में आने जाने का मार्ग अत्यंत सकड़ा है। खंडर के अवशेष में गोदाम और चबूतरों का अस्तित्व भी आपको मिला है, यह आपको याद रखना है। बढ़ते आगे यूनानी मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। यूनानी मुद्रा भी मिली है।
कमरों के उत्खनन से प्राप्त होने वाली सामग्री में मुद्राओं का काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल 36 मुद्राएं मिली है। देखो आपको याद रखना कितनी, बेराट से आपको 36 मुद्राएं मिली है। 36 मुद्राएं मिली है। ये मिट्टी के भांड के कपड़े में बंधी हुई मिली थी आपको। इनमें से 8 तो आपकी पंचमार्क है, पंचमार्क चांदी की मुद्रा है। 28 आपकी इंडो ग्रीक यानी यूनानी शासकों की मुद्राएं है, ठीक है, याद रखना। इसमें से आपकी 16 जो है ना, 16 मुद्राएं जो है यूनानी राजा मिनांडर की है। इससे ये स्पष्ट होता है कि 50 ईस्वी तक बेराट बौद्ध मतों का निवास स्थल रहा होगा। पुरातत्ववेताओं के अनुसार बेराट के बौद्ध मठ से प्राप्त सामग्री 250 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व के समय की मिली है। ये भी आपको याद रखना। अब अपन देख लेते कुछ और इम्पोर्टेंट। यार देखो, यह एक है ना, जिस कपड़े में मुद्राएं बंधी यानी सूती वस्त्र मिला है, जिस कपड़े में मुद्राएं बंधी हुई मिली थी, एक सूती कपड़ा जिससे हाथ से बुना गया, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा देखो मर्दबांड की बात कर लो तो यहाँ के मर्दबांड काफ़ी अलंकृत है। कुछ पर तो रोचक ढंग से स्वास्तिक और त्रिरत्न का चिन्ह भी मिला है। ये सवाल आपका एग्जाम्स में बन सकता है। स्वास्तिक और त्रिरत्न से अलंकृत मर्दभांड कहाँ से प्राप्त हुए? तो बेराट सभ्यता से। ये बर्तन देखने में काफ़ी आकर्षक भी लगते हैं। यहाँ मिट्टी की बनी हुई कई वस्तुएं मिली है, जिनमें जैसे पूजा पात्र है, थालियाँ है, लोटे, मटके, घड़े, खप्पर, नाश्ते हुए पक्षी और कुंडिया। इसके अलावा औजारों की बात कर लो तो लोहे तांबे की कर्तियाँ तो नहीं मिली, किंतु इन्हें बनाने के औजार अवश्य मिले यहाँ से। अशोक स्तंभ की बात कर लेता हूँ तो बौद्ध मठ के दक्षिण में बिखरे हुए पड़े चुनाई के पॉलिशदार पत्थरों से पुष्टि होती है कि यह किसी समय 2 या 3 स्तंभ रहे होंगे, जिन्हें बहुत से विद्वान अशोक स्तंभ मानते हैं, क्योंकि कई टुकड़ों में सिंह की आकृति का भाग है। इनके टुकड़े कैसे हुए होंगे? इन पर विद्वान मानते हैं कि 510 से 540 ईस्वी में मिहिर कुल ने आक्रमणों से इन्हें क्षति पहुंचाई होगी, इसलिए इनके टुकड़े हो गए होंगे। अब देखो मैं गोल मंदिर की बात कर लेता हूँ। गोल मंदिर जो कि आपको बेराट सभ्यता से मिला था, या एक गोल मंदिर का अवशेष भी मिले जो विद्वान मानते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया। मंदिर की फर्श पर ईंटों की रही होगी और द्वार पर लकड़ी के दरवाजे लगे होंगे। इन दरवाजों पर लोहे की बड़ी कील और कब्जों से टिकाया होगा। और मंदिर के उत्खनन में मैंने आपको बताया कि पूजा पात्र, थालियाँ, घड़े, खप्पर, नाश्ते हुए पक्षी और धूपदान आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपकी बेराट सभ्यता के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना। नागभट्ट द्वितीय भी गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, महेंद्रपाल भी संबंधित है, देवपाल भी है। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, भरतृभट्ट प्रथम, इनका संबंध आपका गुज्जर प्रतिहार राजवंश से बिल्कुल नहीं है। तो सर इनका संबंध कौन से वंश से? तो इनका जो संबंध है वो किन से? तो वो इनका जो संबंध है गोहिल वंश है। किससे? गोहिल वंश से। मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखो, मेवाड़ के जो शासक थे वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज बताए गए, और 6ठी सदी में गोहिल नाम के एक प्रतापी शासक हुए जो मेवाड़ में गोहिल वंश के मूल पुरुष माने गए। गोहिल के बाद आपके भोज, फिर महेंद्रनाथ, फिर शिलादित्य द्वितीय, फिर आपके अपराजित, फिर महेंद्र द्वितीय, फिर बप्पा रावल। प्रतापी शासक बप्पा रावल मेवाड़ के प्राचीन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसके अलावा बप्पा रावल के बाद आपको देखो रावल खुमान प्रथम, रावल मतट और रावल भरतभट्ट प्रथम शासक हुए थे। समझ गए आप? तो ये बप्पा रावल के बाद आए थे आपके रावल भरतभट्ट प्रथम शासक, ठीक है। रावल भरतभट्ट के छोटे शासक, छोटे जो पुत्र थे वो थे ईशान भट्ट। कौन थे भाई? छोटे पुत्र आपके ईशान भट्ट थे। ईशान भट्ट ने चाकसू में गुहिल शाखा की नींव भी रखी थी। इस गुहिल शाखा में 12 शासकों के आपको नाम भी मिलते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि भरतभट्ट के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। इनका जो संबंध है वो गुहिल राजवंश है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको बताना कि राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो नैमितिक शब्द का जो प्रयोग होता था वो राजकीय ज्योतिष के लिए होता था। किसके लिए होता था? राजकीय ज्योतिष के लिए आपका होता था। इसके अलावा देखो मैं आपको मध्यकालीन राजस्थान में जो प्रचलित लाग बागें थी ना, आज उनके बारे में बताऊंगा। यहाँ से आपका सवाल बना हुआ, पटवार एग्जाम में बना, वीडियो में बना, RS प्री में भी आपका बन सकता है। तो अच्छे से देखना और अच्छे से नोट्स तैयार करना, जरूर आपको एग्जाम्स में बेनिफिट मिलने वाला है।
देखो, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों को अन्य कई प्रकार के कर वसूल किए जाते थे, उन्हें लाग बाग कहा जाता था। लाग बाग दो प्रकार की होती थी, एक तो नियमित होती थी, एक अनियमित होती थी। आपकी नियमित लाग बाग की जो रकम होती थी वो निश्चित होती थी, उसकी वसूली प्रति वर्ष या 2-3 वर्ष में एक बार की जाती थी। जबकि अनियमित लाग की कीमत निश्चित नहीं होती थी, उपज के साथ साथ कम या ज़्यादा होती रहती थी। इन लोगों के निर्धारण का कोई निश्चित आकार नहीं था। लागों का देखो, सबसे पहले आपका है नलबट या नहरवास जो लाग है, ये सिंचाई, ये लाग जो ली जाती थी सिंचित भूमि पर ली जाती थी। किस पे ली जाती थी? सिंचित भूमि पे। फिर है आपका जाजम लाग। जाजम लाग भूमि के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लाग थी आपकी। बिल्कुल याद रखना, कौन सी? जाजम लाग। जब आप कोई भी भूमि बेचते थे तो उस समय जो वसूले जाने वाली जो लाग थी वो जाजम लाग। एक थी आपकी सिंगोटी, ये तो सवाल पूछा हुआ आपका। सिंगोटी जो है ना, मवेशियों के जो विक्रय करते थे, ठीक है, मवेशियों के विक्रय पर जो वसूले जाने वाली जो लाग होती थी ना, उसे कहते थे सिंगोटी। क्या कहा जाता था? सिंगोटी। आपको बिल्कुल याद रखना। एक आपका होता है मलबा या चौदरबाब। एक होता है मलबा या चौदरबाब। मारवाड़ में माल गुजारी के अतिरिक्त किसान से ये कर वसूल करने की व्यवस्था थी। मलबा की आय से फसल की रक्षा संबंधी खर्च की पूर्ति की जाती थी और उन व्यक्ति को पारिश्रमिक देने की व्यवस्था रहती थी जिन्हें बटाई की प्रक्रिया में भाग लिया जाता था। ये आपको याद रखना। इसके अलावा मारवाड़ में जागीर क्षेत्र में खारखार, खानसा, शुक्राना, खिड़की, हासा, माचा, हल, मवाली प्रमुख लागे थी। ये आपको याद रखना। एक था आपका धुआबाज। ये बीकानेर राज्य से वसूल किया जाता था। कहाँ से? बीकानेर राज्य से। एक थी घर की बिछोती। ये जयपुर के राज्य से इस कर की वसूली की जाती थी। एक आपका घासमरी। ये विभिन्न प्रकार की चराई करों का एक सामूहिक नाम था। एक आपके अंगाकर। मारवाड़ में प्रति व्यक्ति 1 रुपये दर से महाराजा मानसिंह के समय इस कर की वसूली की गई थी। कौन सा कर? अंगाकर। किस शासक के समय? महाराजा मानसिंह के काल के अंदर 1 रुपये की जो वसूली की जाती थी हर घर से, प्रत्येक, उसे अंगाकर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं, गनीम बराड़। मेवाड़ के युद्ध के समय गनीम बराड़ कर वसूल किया जाता था। कौन सा? गनीम बराड़। ठीक है, ये आपको याद रखना। एक आपका होता है कागली। कागली या नाताकर के दोष। विधवा के पुनः विवाह के अवसर पर 1 रुपये की दर से कर वसूल किया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना। एक आपका होता है जकात कर, जो बीकानेर राज्य की सीमा शुल्क पर आयात या निर्यात या चुंगी कर का एक सामूहिक नाम था, जिसे कहते हैं जकात दर। आगे बढ़ते, एक आपका होता है दान कर, जो मेवाड़ और जैसलमेर राज्यों में माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर आपका क्या कहलाता था? दान कहलाता था। दान। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो एक होता है मापा या बारूता कर। मेवाड़ में एक गांव में दूसरे गांव में माल जाने पर, ले जाने पर जो कर वसूल किया जाता था उसे मापा या बारूता कर कहा जाता। क्या कहा जाता? मापा या बारूता कर। बिल्कुल आपको याद रखना। एक आता लाकड़ कर। जंगलात की जो लकड़ियों पर जो कर लगाया जाता था उसे लाकड़ कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाकड़ कर के नाम से जाना जाता था। एक आपका होता राली लाग। प्रतिवर्ष काश्तकार अपने कपड़ों में से एक गद्दा या राली बनाकर देता था, जो जागीरदार या उसके कर्मचारी के काम में आती थी, उसे कहते हैं राली लाग। राली यानी जो बिस्तर होता था ना, उसे राली कहा जाता था उस समय। तो ये सारे आपको याद रखना, मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, ये सारे कर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, ये आपको बताना है। तो देख लेते किसे मिली थी। जोरावर सिंह को, जोरावर सिंह को नहीं मिली थी, श्याम कृष्ण वर्मा को भी नहीं मिली थी, विजय सिंह पथिक को भी नहीं मिली थी, केसरी सिंह बारट को मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो देखो, अब मैं बता देता हूँ केसरी सिंह बारट के बारे में आपको कुछ। केसरी सिंह बारट का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। शाहपुरा भीलवाड़ा के निकट अपनी पैतृक जागीर के गांव देवपुरा में हुआ था। युवा अवस्था में वे उदयपुर के महाराणा के पास चले आए थे, किंतु शाहपुरा के शासक और उदयपुर महाराणा में कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्हें उदयपुर छोड़ना पड़ा था। 1899 की बात है।
1899 ईस्वी में जोधपुर, तत्पश्चात कोटा चले गए। इसी बीच श्याम जी करशन वर्मा, रास बिहारी बोस और अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ और उन्होंने कोटा के क्रांतिकारियों का एक दल संगठित किया जिसमें डॉक्टर गुरुदत्त, लक्ष्मी नारायण और हीरालाल लहरी जैसे सदस्य थे। कहा जाता है कि बंगाल के भांति राजस्थान में भी गुप्त समितियों का गठन करना चाहते थे जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। अतः जोधपुर में राम स्नेही महंत प्यारे लाल की कोटा में 25 जून 1912 को हत्या कर दी। इसी हत्याकांड के संबंध में पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ सकी, लेकिन केवल संदेह के आधार पर केसरी सिंह, हीरालाल लहरी, रामकरण और हीरालाल जालोरी को बंदी बनाया गया। यद्यपि अभियोग के पक्ष में इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए तथा महंत के मृत शरीर की पहचान भी नहीं हो सकी, फिर भी न्याय का नाट कर केसरी सिंह और हीरालाल लहरी और रामकरण को 20-20 वर्ष के कारावास और हीरालाल जालोरी को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। उनकी संपत्ति और जागीर जब्त कर ली गई। 5 वर्ष बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। केसरी सिंह महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक भी बन गए थे। अपना शेष जीवन गांधी जी की सेवा में बिताने की इच्छा प्रकट की। गांधी जी ने उन्हें स्वीकृति भी दे दी, किंतु इसी बीच में बीमार रहने लगे और 1940 में उनकी निधन हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? आपको बताना है। बहुत शानदार सवाल है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसके बारे में देखो मैं बता देता हूँ आपको। डेविड ऑक्टेलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, आर्थर वेलीजेली और जॉन जॉर्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है चार्ल्स मैटकॉफ। हु अमंग द फॉलोइंग negotiated Soviet alliance of the 1870-1888 with princely states of राजपुताना। तो इसका मैंने बता दिया। देखो इसके बारे में इसका जो सही आंसर होगा चार्ल्स मैटकॉफ होगा, लेकिन फिर भी मौत जो अधीनस्थ संधि के जो इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में बनने लायक वो तथ्य मैं आपसे शेयर करूंगा। देखो 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों के साथ संधियां करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिल्ली रेजिडेंट के चार्ल्स मैटकॉफ को ये कार्य सौंपा था। कहाँ का रेजिडेंट था, ये सवाल एग्जाम में बना हुआ। चार्ल्स मैटकॉफ था वो दिल्ली का रेजिडेंट था। मैटकॉफ ने राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किए। सन 1811 में चार्ल्स मैटकॉफ ने राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे। इसके अलावा राजस्थान में अधीनस्थ पार्थिके की नीति 1818 की संधि को स्वीकार करने वाली जो पहली रियासत थी वो आपकी थी करौली। कौन सी रियासत थी, बिल्कुल आपको याद रखना, करौली। पहली रियासत थी करौली। ठीक है, याद रखना। करौली ने कब करी थी? 9 नवंबर 1817 को अधीनस्थ पार्थिके संधि पर स्वीकार करने के समय जो करौली का शासक था ना वो हरबख्श पाल सिंह था। कौन था भाई? हरबख्श पाल सिंह था। इसके अलावा अधीनस्थ पार्थिके संधि को स्वीकार करने वाला जो अंतिम राज्य था वो सिरोही था। 11 सितंबर 1823 को रिया का जो शासक था सिरोही का वो कौन था? शिव सिंह था। बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ। तो आपके जो ये सारी करौली के बाद जो संधि करी थी वो टॉक ने करी थी। किसने करी थी? टॉक ने करी थी। टॉक ने कब करी थी? 17 नवंबर 1817 का। इस समय जो शासक था वो अमीर का पिंडारी था टॉक का। उसके बाद आपके कोटा ने करी। कोटा ने कब करी? 26 दिसंबर 1817 को, और उस समय जो शासक था उमेद सिंह प्रथम था। उसके बाद जोधपुर ने करी थी 6 जनवरी 1818 का। उस समय जो राजा मानसिंह जोधपुर का शासक था आपका। फिर मेवाड़ ने कर ली। मेवाड़ यानी उदयपुर ने करी थी 13 जनवरी 1818 को। उस समय जो शासक था महाराणा भीम सिंह था। कौन था भाई? महाराणा भीम सिंह। फिर आपके बूंदी ने कर ली। बूंदी ने करी थी 10 फरवरी 1818 को। महाराव विष्णु सिंह यहाँ के शासक थे उस समय। फिर बीकानेर ने कर ली आपकी। बीकानेर ने करी थी 9 मार्च 1818 को। उस समय जो शासक थे महाराजा सूरत सिंह थे। कौन थे भाई? महाराजा सूरत सिंह थे। बिल्कुल आपको याद रखना। फिर किशनगढ़ ने कर ली 26 मार्च 1818 को। उस समय किशनगढ़ के जो राजा थे वो कल्याण सिंह थे। कौन थे भाई? कल्याण सिंह आपके थे। उसके बाद फिर जयपुर ने 2 अप्रैल 1818 में। उस समय जो शासक थे महाराजा जगत सिंह सेकंड थे।
फिर आपके प्रतापगढ़ ने कर ली 5 अक्टूबर 1818 को, मारावल सामंत सिंह यहाँ के शासक थे। फिर आपके डूंगरपुर ने 11 दिसंबर 1818 को, यहाँ के शासक मारावल जसवंत सिंह सेकंड थे। फिर बांसवाड़ा ने कर ली 25 दिसंबर 1818 को, यहाँ के शासक महाराजा उमेद सिंह थे। फिर जैसलमेर ने करी थी 12 दिसंबर 1818 को, यहाँ के जो शासक थे मारावल मूलराज द्वितीय थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी करौली ने कर ली थी। ठीक है, करौली का मैंने आपको बता ही दिया। सबसे लास्ट में करने वाली जो रियासत थी वो करौली थी। कब करी थी? 11 सितंबर 1823 को करी थी। शासक कौन थे? शिव सिंह थे। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टोंक रियासत का निर्माण नवंबर 1817 में शासक अमीर खां भंडारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलतराव सिंधिया से अजमेर इलाके को वर्ष 1818 से प्राप्त किया था। फिर झालावाड़ रियासत का जो निर्माण हुआ था 1838 में, शासक मदन सिंह थे। अंग्रेजों द्वारा निर्मित आखिरी रियासत झालावाड़ और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। 1817-18 में संधिया कराने में चार्ल्स मैडकॉफ और कर्नल जेम्स टोड की एक विशेष भूमिका रही और 1818 की संधि के तहत जो खिराज मुक्त रियासतें थी ना, वो कौन कौन सी थी, ये आपको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको इतने सारे तथ्य कोई नहीं बताएगा जितने मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। ये बारीकी वाले सवाल जो आपके RS प्री में बनते हैं, SI एग्ज़ाम में बनते हैं, वीडियो में बनते हैं, तो बहुत बारीकी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो 1818 संधि के तहत जो खिराज मुक्त रियासत थी, एक तो आपकी बीकानेर, एक आपकी जैसलमेर, एक आपकी करौली, एक आपकी किशनगढ़, एक आपकी अलवर। ठीक है, वापस से बता देता हूँ। बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़, अलवर, ये जो रियासतें थी ना 1818 संधि के तहत, ये खिराज मुक्त रियासतें थी। कैसी रियासतें थी? खिराज मुक्त। और जयपुर रियासत के जो प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? भाई? स्टीवर्ड थे। कौन थे? स्टीवर्ड। बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। अगर बहुत टफ एग्जाम लेता है तो जरूर पूछेगा। स्टीवर्ड थे। ठीक है, स्टीवर्ड थे, जो कि 1821 में नवंबर 1930 तक जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट पद की समाप्त कर दिया गया था। अजमेर में गवर्नर जनरल का जो दरबार लगा था वो 1832 में लगा था। क्या लगा था? 1832 के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना। और AGG कार्यालय की जो स्थापना हुई थी मार्च 1832 में अजमेर के अंदर। कहाँ हुई थी भाई? मार्च। देखो 1832 तो आपको याद है, लेकिन मार्च याद नहीं होगा। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए क्या कि भाई AGG का कार्यालय की स्थापना कब की गई और मंथ अगर आपको दे दिया जाएगा तो बिल्कुल आप बता नहीं सकोगे। तो आपको याद रखना, मार्च 1832 के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो कार्यालय वो अजमेर में स्थापित किया गया, यानी AGG। इसके बाद 1857 में अजमेर से माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी पहले जो AGG थे वो अब्राहम लॉकेट थे। कौन थे भाई? अब्राहम लॉकेट। पहले जो थे आपके अब्राहम लॉकेट थे, और अंतिम जो थे ना वो जॉन चीपे ब्रूके थे। कौन थे भाई? जॉन चीपे ब्रूके। और मृत्यु पर्यंत जो AGG थे वो जेम्स सदरलैंड थे। और 1857 की क्रांति के समय जो AGG थे वो जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे भाई? जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस थे आपके। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम चीफ कमिश्नर की मैं बात कर लूँ तो रिचर्ड हर्टे कटिंग थे। और अंतिम चीफ कमिश्नर हीरानंद रूपचंद शिवदासनी थे। कौन थे भी? हीरानंद रूपचंद शिवदासनी आपके थे। इसके अलावा मैं और इम्पोर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ। तो अंग्रेजी शासन के समय राजपूताना रेजिडेंसियों की रियासतों को 9 समूह में विभाजित किया गया था, जिनमें से 3 रेजिडेंसी और 6 एजेंसियाँ थी। ठीक है, रेजिडेंट कौन होता था? जो रेजिडेंसी के ब्रिटिश अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। पॉलिटिकल एजेंट कौन होता था? एजेंसी का जो ब्रिटिशियन अधिकारी होता था वो पॉलिटिकल एजेंट होता था। अब मैं आपको बात करता हूँ तोपों की सलामी। देखो, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 21 तोपों की सलामी केवल उदयपुर रियासत को दी जाती थी। 21 तोपों की सलामी केवल उदयपुर रियासत को दी जाती थी, जबकि 19 तोपों की जो सलामी है वो आपके जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को दी जाती थी। ठीक है, 21 तोपों की सलामी उदयपुर को, 19 तोपों की सलामी वाली जो रियासत है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ 17 तोपों की सलामी। 17 तोपों की सलामी एक तो अलवर, भरतपुर, बूंदी, टोंक और कोटा को दी जाती थी। किसको? अलवर, भरतपुर, बूंदी, टोंक, कोटा को 17 तोपों की सलामी जाती थी। जबकि 15 तोपों की मैं बात कर लूँ तो 15 तोपों की जो सलामी दी जाती थी कौन कौन सी रियासत को? जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर। जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और धौलपुर।
जबकि 13 तोपों की सलामी जो दी जाती थी वो झालावाड़ को दी जाती थी। कौन सी रियासत को? जो कि सबसे नवीन रियासत थी वो झालावाड़ को। और 9 तोपों की सलामी कौन सी रियासत को दी जाती थी? शाहपुरा को दी जाती थी। सबसे कम तोपों की जो सलामी दी जाती थी वो शाहपुरा रियासत को 9 तोपों की, और सबसे ज़्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी उदयपुर को। आपको याद रखना 21 तोपों की सलामी। मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो कर्नल जेम्स टोड थे। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जो कि 1818 में बने थे। राजपुताना रेजिडेंसी की जो स्थापना हुई थी 1818 में दिल्ली में हुई थी, आपको याद रखना। और राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट जो थे ना ब्रिगेडियर जनरल डेविड ओक्टलोनी थे। और अलवर रियासत की स्थापना जो कि जयपुर से अलग होकर की गई थी। कब? जयपुर से अलग होकर की गई थी। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 14 नवंबर 1803 को अलवर रियासत के साथ संधि की थी। ठीक है, यह आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं टोक रियासत के जब संधि की गई थी उसकी शर्तें थी ना, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, कभी एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है। अमीर खां पिंडारी और अंग्रेजों के मध्य 17 नवंबर 1817 को हुई संधि की जो शर्तें हैं ना, सबसे पहली शर्त आपकी ये थी कि नवाब अमीर खां और उसके उत्तराधिकारी और उन स्थानों पर अधिकार होगा जो होलकर के राज्य में उसके पास थे। दूसरा, अमीर खान अपने पास उतनी ही सेना रखेगा जो राज्य की आंतरिक व्यवस्था के लिए आवश्यक हो, वे शेष सेना भंग करेगा। तीसरा, अमीर खां किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, वे पिंडारियों का सहयोग नहीं करेगा, उनके दमन के लिए यथाशक्ति अंग्रेजों का सहयोग करेगा। चौथी जो शर्त थी वो ये थी कि अमीर खां आवश्यकता होने पर अंग्रेजों की सैनिकों की सहायता करेगा। और इस संधि के द्वारा अमीर खां पिंडारी को टोक रामपुरा का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, उसे नवाब की उपाधि दी गई थी। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखो, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राज्यों के साथ संधि करने वाला का जो श्रेय जाता वो किसे जाता? तो वो जॉन मेलकम को जाता। आपको याद रखना, किसको? जॉन मेलकम को। बाकी सारी रियासत के साथ किसने करी थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने करी थी। लेकिन 3 रियासतें ऐसी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके साथ संधि करने का श्रेय किसे जाता? जॉन मेलकम को जाता। ठीक है। और धौलपुर के शासक कीरत सिंह ने 1804 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। ये आपको याद रखना। तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की, और इसका जो राइट आंसर था आपका चार्ल्स मैटकॉफ। मैंने बहुत सारी जानकारी इस क्वेश्चन में आपको दे दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, ये आपको बताना है। तो देखो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बूंदी तो थी आपकी, प्रतापगढ़ भी थी, शाहपुरा भी थी, लेकिन उदयपुर नहीं थी। उदयपुर का जो गठन हुआ था तीसरे चरण में हुआ था, और यह बात जो हो रही 25 मार्च 1948 को जो गठन हुआ था वो दूसरे चरण में हुआ था। ठीक है, दूसरे चरण के अंदर हुआ था। दूसरे चरण में कितनी रियासतों को मिलाया गया था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, कितनी रियासतों का जो एकीकरण हुआ था आपको बिल्कुल याद रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे चरण के अंदर देखो कौन कौन सी रियासत मिली थी आपकी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा। ठीक है, इन रियासतों का जो हुआ था दूसरे चरण के अंदर विलय हुआ था। जबकि तीसरे चरण में केवल एकमात्र आपकी रियासत थी, कौन सी? केवल उदयपुर। अब देखो राजस्थान के एकीकरण के बारे में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूं जो कि सीधे एग्जाम्स के अंदर छपेंगे आपके। इसका उत्तर मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर 3। देखो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया कि वे भारत संघ और पाकिस्तान जिसमें चाहे उसमें विलय कर सकते हैं या स्वतंत्र भी घोषित कर सकते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के लिए 5 जुलाई सवाल पूछा गया। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। ये सवाल आपका एग्जाम में बना हुआ, 2 या 3 मरतबा आपका सवाल बना हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव जो थे वीपी मेनन थे। रियासती सचिव के द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने के लिए 2 शर्तें रखी गई। पहले तो ये कि जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, दूसरा कि वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। केवल वही रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो और आय 1 करोड़ हो। तत्कालीन समय इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में कितनी रियासतें थी? उस समय राजस्थान में जो रियासतें थी ये 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें आपकी थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो इन दोनों शर्तों को पूरी कर रही थी। इसके बाद बात कर लूँ तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने थे। कितने? और एक चीफशिप थे आपका। इसके बाद देखो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया, जबकि उदयपुर, कोटा, बीकानेर रियासतों ने भारत संघ में मिलने का निर्णय लिया। ठीक है, अब आपको याद रखना, देखो
राजस्थान का जो एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 1948 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1948 में, ठीक है। 1948, 1949, 1950 और 1956। 1948 में 3 चरण हुए थे, 1949 में 2 चरण हुए थे, 1950 में 1 चरण, 1956 में 1 चरण। टोटल राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। 1948 में एकीकरण प्रारंभ हुआ और 1956 में समाप्त हो गया। 7 चरणों के अंदर राजस्थान का विलय हो गया। तो अब देखो मैं बता देता हूँ। एकीकृत कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था आपको बिल्कुल याद रखना। देखो 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3144 दिन लगे भाई। कितने? 3144 दिन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण होने में आपके लगे थे। बिल्कुल आपको याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रथम चरण की। देखो प्रथम चरण जो हुआ था राजस्थान का एकीकरण में, प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था, ठीक है। प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ नाम दिया था, और मत्स्य संघ के अंदर जो रियासतें थी, एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत होगा। एकीकरण से 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल यानी एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया। राजधानी अलवर तथा राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाए गए। मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था करीब 30,000 किलोमीटर था, और जनसंख्या की बात कर लो तो 19 लाख, और सालाना आय की बात करूँ तो 1,83,00,000 थी। जब मत्स्य संघ बनाया गया तब विलय पत्र पर लिख दिया गया कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल याद रखना। अब मत्स्य संघ के जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको मैं बताता हूँ। केवल मत्स्य संघ का जो नामकरण किया गया था वो कैम मुंशी की सलाह पे किया गया था। कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और कितनी इकाइयों का विलय होता? 5 इकाई। कितनी इकाई है? 5। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना, एक ठिकाना भी तो शामिल हुआ। तो इकाइयाँ कुल कितनी होगी? 5। रियासतें 4 ही थी, इकाइयाँ 5 थी। आपको याद रखना। राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया जो कि धौलपुर के थे। उप राज प्रमुख गणेशपाल सिंह को बनाया गया जो कि करौली के थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल थे, और उद्घाटन आपके लोहागढ़ भरतपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर हुआ था। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। नरेंद्र मंडल के जो अध्यक्ष थे ना, हमीदुल्ला खां, अलवर भरतपुर को मेव स्थान बनाना चाहते थे। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है कि अलवर भरतपुर को एकीकरण के समय मेव स्थान कौन बनाना चाहते थे? वो हमीदुल्ला खां। स्वतंत्रता के पश्चात डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर रियासतें ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। अब अपन बात करेंगे दूसरे चरण की। दूसरा चरण जो हुआ था आपका 25 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा रियासत को मिलाकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया। पूर्व राजस्थान का, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कोटा को इसकी राजधानी और महाराव श्री भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। और बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को मनाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। इसके पीछे की जो मंशा थी, इनकी बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर महाराणा को राज प्रमुख बनाया जाएगा, ठीक है, राज प्रमुख बनाया जाएगा। और बूंदी के जो महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होने से बच जाएंगे कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया। शाहपुरा और किशनगढ़ के अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया। इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर हो रहा था, तो जब बांसवाड़ा के जो शासक थे ना, महारावल चंद्र सिंह, उन्होंने एक कथन कहा था, उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये सवाल आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। वापस से मैं आपको बता देता हूं। देखो दूसरे चरण के अंदर कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो आपकी 9 रियासतों का। कितनी? 9 रियासतें। कौन कौन सी थी? वापस से बता देता हूँ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा। 9 रियासतें और एक ठिकाना, ठीक है, आपको याद रखना। ठिकाना आपका कौन सा था? तो ठिकाना आपका जो था कुशलगढ़, बांसवाड़ा था। राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को राजधानी बनाया गया, ठीक है।
और राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह कोटा को बनाया गया और वरिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया। किसे? बहादुर सिंह बूंदी को। जबकि कनिष्ठ राज प्रमुख की बात कर लूँ तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया गया और प्रधानमंत्री जो थे गोकुललाल असावा और उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। अब तीसरे चरण की अपन बात कर लेते हैं, जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान के साथ उदयपुर रियासत को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को नया नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, जिसकी राजधानी उदयपुर तथा मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख, कोटा के महाराजा भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा तथा कोटा के विकास हेतु विशेष प्रयास भी किए जाएंगे। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को 20 लाख का प्रिवी पर्स प्रदान किया जाएगा। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह थे, यह आपको याद रखना। संयुक्त राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान संघ जो अब तक 2 चरण हो चुके थे, दूसरे चरण को पूरा मिला लिया और उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। तो कुल कितनी रियासत होगी? 10 रियासतें और 1 ठिकाना। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो एक तो खुद होगी अपनी और 9 पहले की, तो 10 रियासतें और 1 आपका ठिकाना। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया। वरिष्ठ राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह कोटा को, कनिष्ठ राज प्रमुख एक तो बहादुर शाह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया और उद्घाटनकर्ता जो थे ना इस चरण के, वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले 2 चरणों का उद्घाटन NV गाडगिल, तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं चौथे चरण की। ठीक है, चौथे चरण की अगर मैं बात करता हूँ, चौथा चरण जो है उसका नाम था वृहत राजस्थान और इसका जो एकीकरण हुआ था आपका 30 मार्च 1949 को हुआ था। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, आपको बिल्कुल याद रखना। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के चौथे चरण में 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा, जैसलमेर रियासतों को वृहत राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा की। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया और इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए 30 मार्च 1949 को जयपुर में आयोजित एक समारोह में वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उन्होंने सिटी पैलेस जयपुर का भी उद्घाटन किया। इसकी राजधानी जयपुर और उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह के महाराज प्रमुख और जयपुर के महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख और कोटा के महाराजा भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। 30 मार्च को वृहत राजस्थान में अस्तित्व में आने के बाद सैद्धांतिक रूप से इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को आपको राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वृहत राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल की गई? एक तो पूरा संयुक्त राजस्थान, फिर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी 4 मोटी मोटी रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। जय बी। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। एक लावा ठिकाना भी इसमें शामिल था। टोटल 14 रियासतें और 2 ठिकाना हो गया अब तक। ठीक है, 14 रियासतें और 2 ठिकाना आपके शामिल हो गए। राजधानी जो थी जयपुर थी। महाराज प्रमुख, अब चौथे चरण से आपका एक नया पद स्टार्ट हुआ था महाराज प्रमुख का। अब तक राज प्रमुख था। चौथे चरण में जो महाराज प्रमुख बनाया गया वो महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। ठीक है, और वरिष्ठ राज प्रमुख हनुमंत सिंह को बनाया गया था। किसे? हनुमंत सिंह को और भीम सिंह कोटा को। और राज प्रमुख जो बनाया गया था वो सवाई मान सिंह जयपुर को बनाया गया था। किसे बनाया गया? सवाई मान सिंह जयपुर को। कनिष्ठ राज प्रमुख आपके जवाहर सिंह बूंदी थे और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, दोनों ही कनिष्ठ राज प्रमुख के पद पे थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को दिया गया और उद्घाटनकर्ता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले 2 चरण का उद्घाटन NV गाडगिल, चौथे चरण का जवाहरलाल नेहरू, तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू जिसमें उदयपुर रियासत का विलय होता है। चौथा चरण जो था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया। और राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में राजस्थान के 5 विभाग भी स्थापित किए गए थे। शिक्षा विभाग आपका बीकानेर में, न्याय विभाग जोधपुर में, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज विभाग आपका उदयपुर में स्थापित किया गया था। इस चरण में रियासतों को निम्न प्रकार से प्रीवर्स भी दिया गया था। देखो, जयपुर को 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख, बीकानेर को 17 लाख और जैसलमेर को 1,80,000 रुपये का प्रीवर्स दिया गया। वापस से बता दूं, जयपुर को 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख, बीकानेर को 17 लाख और जैसलमेर को 1,80,000 का प्रीवर्स देना बिल्कुल माना गया। अब चौथे चरण के जो इंपॉर्टेंट बिंदु है इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ आपको। जयपुर व जोधपुर में राजधानी बनाने को लेकर विवाद हो गया, तो इसके समाधान हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने P. सत्यनारायण राव समिति
गठित की, जिसके सदस्य एक तो BR पटेल यानी भीमराव पटेल, एक कर्नल TC पुरी, एक SP सिन्हा थे। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। इस समिति ने शेष रियासतों को शीघ्र विलय करने की मांग की थी। अब देखो ये समिति जो है ना, राजस्थान आंदोलन समिति, इसके बारे में अब तक पूछा गया सवाल नहीं है, तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि इस समिति ने क्या मांग की थी कि बाकी जो बची हुई रियासतें उनका शीघ्र ही विलय किया जाए। 5वें चरण की मैं बात कर लेता हूँ गाइस। 5वां जो आपका चरण हुआ था वो हुआ था 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में विलय कर देने से संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, ठीक है। और निमराना को भी इसमें शामिल कर लिया गया और RK सिद्धावा प्रभुदयाल इस समिति के सदस्य थे। भरतपुर और धौलपुर के विरोध को देखते हुए जनता का विचार जानने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया, ठीक है। कौन सी? शंकर राव देव समिति का गठन किया, जिसके सदस्य एक तो शंकर राव देव, दूसरे आपके RK सिद्धावा या RK सिंह और प्रभुदयाल। संयुक्त वृहत राजस्थान में एक तो मत्स्य संघ प्लस वृहत राजस्थान को मिला लिया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, राज प्रमुख स्वामी मान सिंह थे, राजधानी आपकी जयपुर थी। अब मैं छठे चरण की बात कर लेता हूँ। छठे चरण का जो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और वर्तमान राजस्थान, ठीक है। छठा चरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, वर्तमान राजस्थान इसका नाम है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल ही रही थी, तब सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। इस कारण सिरोही रियासत का जो कामकाज है दोबागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एक एजेंसी काउंसिल देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया। सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू देलवाड़ा को लेकर विवाद के कारण आबू देलवाड़ा सहित 89 गांवों को बंबई में मिला लिया गया और इसमें गोकुल लाल असावा का गांव हातिल भी शामिल था। गोकुल भाई भट्ट का गांव जो था हातिल गांव भी इसमें शामिल था। इसके अतिरिक्त शेष जो रियासतें थी 26 जनवरी 1950 को संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय हो जाने से इसका नाम राजस्थान कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान 20 श्रेणी यानी 6 श्रेणी का राज्य बना था। इसमें राजस्थान संघ में वृहत राजस्थान और सिरोही का आबू देलवाड़ा मिला लिया गया, ठीक है। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिला लिया गया। राजधानी जयपुर थी। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे, राज प्रमुख स्वामी मान सिंह थे, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जो कि प्रथम मनोनीत थे। अब मैं आखिरी चरण की बात कर लेता हूँ। उससे पहले राजस्थान के जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, एक तो आपके हीरालाल शास्त्री, एक आपके CS वेंकटाचार्य जो कि एक सिविल सर्वेंट थे ICS, और एक जयनारायण व्यास थे। देखो ए श्रेणी के अंदर कौन से राज्य होते थे? ए श्रेणी में वे राज्य होते जो पूर्व में ब्रिटिश के नियंत्रण में थे, जैसे बिहार, बम्बई, मद्रास। और B श्रेणी में वो राज्य आते जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों में थे, यानी राजा महाराजाओं के जो रियासतें थी वो B श्रेणी में आते। और C श्रेणी में वे छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, है ना। अब आखिरी चरण की अपन बात कर लेते हैं। सप्तम चरण जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था, राजस्थान पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में सदस्य फजल अली, हरदीनाथ कुंजरू और कैम मणिकर की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने से अजमेर, मेरवाड़ा, आबू तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। इस चरण में कुछ भाग इधर उधर कर भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई। इसके तहत मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया और झालावाड़ जिले को जो सिरोंज क्षेत्र उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस अधिनियम द्वारा अवैध राज्यों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद का भी अंत हो गया और राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। 7वें संविधान संशोधन अजमेर को 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। पुनर्गठित राजस्थान में राजस्थान संघ अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा का वो सुनहर क्षेत्र जो है वो MP में मिला दिया गया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो ये राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि के जो संपादक थे ना वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर A जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय की मैं बात कर लूँ तो देखो इनका जो जन्म हुआ था ना 1892 में हुआ था। कब हुआ था? 1892 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बहरूसा गांव के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं इनकी रचनाओं की बात कर लूँ ना तो ये तो इनका अखबार था त्याग भूमि। इसके अलावा एक उदूबर भी इनकी रचना, इनके समाचार पत्र था। इनके अलावा इनकी जो रचनाएं, एक तो बापू के आश्रम, सर्वोदय की बुनियाद, स्वतंत्रता की ओर, सरयात्री जमनालाल जी, साधना के पथ, भागवत धर्म, मनन, पुनस्मरण,
दुर्वादयाल और हिंसा का मुकाबला कैसे करें। ये सारी जो रचनाएं हैं आपकी किनकी है, तो ये रचनाएं हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। किनकी रचना है, हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। इनके अलावा देखो इनका राजनीतिक जीवन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर हरिभाऊ उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। पुराने अजमेर रियासत में इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अजमेर के मुख्यमंत्री भी निर्वाचित हुए और हरिभाऊ जी के हृदय में अत्यंत कोमल थे, लेकिन सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। राजस्थान की सब रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बना और कई वर्षों बाद मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अत्यंत आग्रहपूर्वक हरिभाऊ उपाध्याय को पहले वित्त और फिर शिक्षा मंत्री बनाया। बहुत दिनों तक इस पद पर रहे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण त्यागपत्र दे दिया। हरिभाऊ उपाध्याय कई वर्षों तक राजस्थान के शासकीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने महिला शिक्षा सदन हटुंडी अजमेर के अंदर और सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो इनकी मैंने इंपॉर्टेंट जो कृतियाँ थी मैंने आपको बताई थी। आपको बिल्कुल इसमें से 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल याद रखना, जो कि एग्जाम में बन सकती है। एक तो आपकी स्वतंत्रता की ओर, एक आपके साधना के पथ पर, एक दुर्वादल, एक युग धर्म, एक सर्वोदय की बुनियाद, एक बापू के आश्रम। ये इनकी रचना है और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1966 में। ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सुमेलित करना, कामेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? तो कामेश्वर महादेव मंदिर आपका पाली में पड़ता है। शीतलेश्वर महादेव आपका झालावाड़ में पड़ता है। पीपलाज माता का मंदिर जोधपुर में पड़ता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर में पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? D, C, B, A, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो गुप्तकालीन मंदिर है उनके बारे में आपको बताता हूँ। राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर, एक तो बरमर माता का मंदिर, एक मनोरथ स्वामी का मंदिर चित्तौड़ वाला, एक चारचौमा कोटा का जो शिव मंदिर है, एक मुकुंदरा का शिव मंदिर। ये मंदिर है ना आपके 4-5 मंदिर, एक तो बरमर माता वाला मंदिर, एक मनोरथ स्वामी का मंदिर, एक चारचौमा शिव मंदिर, एक मुकुंदरा का शिव मंदिर। ये आपके गुप्तकालीन मंदिर है। कौन से? गुप्तकालीन। अब मैं आपको बताऊंगा गुप्तोत्तर कालीन मंदिर कौन से। तो गुप्तोत्तर कालीन एक तो जालरा पाटन का आपका शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है 689 ईस्वी का, ठीक है। और दूसरा आपका कणसुआ का कोटा मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है 739 ईस्वी का। ये 2 मंदिर गुप्तोत्तर कालीन मंदिर है। वापस से बता रहा हूँ, जालरा पाटन का शीतलेश्वर मंदिर और कोटा का कणसुआ मंदिर, ये आपके गुप्तोत्तर कालीन है। पहले मैंने गुप्तकालीन बताया, अब गुप्तोत्तर। इसके अलावा देखो, इसको अलावा मैं बता देता हूँ आपको महामारू शैली या गुज्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर है ना राजस्थान में, उन मंदिरों के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, ओसिया का सूर्य मंदिर, महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर और आभानेरी मंदिर, नागदा का सास बहु मंदिर, अहुआ का कामेश्वर मंदिर और रणछोड़ जी का मंदिर, केकिंद का नीलकंठेश्वर मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर सीकरवाला और ब्राह्मण स्वामी का मंदिर सिरोही। ये सारे जो मंदिर आपके गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, जो कि महामारू शैली में निर्मित है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, मारू गुज्जर यानी सोलंकी शैली में निर्मित जो मंदिर है ना राजस्थान में, वो 5 मंदिर है। बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में बनेगा पक्का, ठीक है। सबसे पहला जो मोडेरा मंदिर सूर्य मंदिर, ये गुजरात का है भाई। मारू गुज्जर शैली का सबसे पहला जो मंदिर है ना इस शैली का, मोडेरा सूर्य मंदिर, ये गुजरात में पड़ता है। और राजस्थान की बात कर लो तो समिदेश्वर मंदिर, जिसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है, संचाय माता मंदिर ओसिया, चंद्रावती के मंदिर सिरोही और देलवाड़ा के जैन मंदिर, ठीक है, देलवाड़ा। ये जो मंदिर आपके बने हुए मारू गुज्जर यानी सोलंकी शैली में है। और अब मैं बात कर लेता हूं आपको, देखो आपके भूमिज शैली में जो निर्मित मंदिर है ना उनके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला भूमिज शैली का सबसे पुराना जो मंदिर है वो सेवाड़ी के जैन मंदिर है। इसके अलावा महानालेश्वर मंदिर मैनाल, बिंड देवरा मंदिर बारा, सूर्य मंदिर झालावाड़, अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़ और उड्डेश्वर मंदिर बिजोलिया। ये सारे मंदिर आपके भूमिज शैली में निर्मित है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं गाइस। चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, ये आपको बताना है। तो कुंभश्याम मंदिर, सतविश देवरी मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कुंभश्याम मंदिर है ना, ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतविश देवरी मंदिर एक जैन मंदिर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुंभश्याम मंदिर के बारे में। देखो, भारतीय और आर्य शैली में निर्मित कुंभश्याम मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह प्रथम यानी महाराणा सांगा ने करवाया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध अपनी बहू मीराबाई के विशेष अनुरोध पर किया गया था, ठीक है।
ये मंदिर मीराबाई की व्यक्तिगत तपोस्थली के रूप में प्रतिष्ठित रहा। यह भगवान विष्णु की पूजा और आराधना में वे कई घंटों तक लीन रहती थी। ये मंदिर भगवान विष्णु का एक अवतार यानी वराह अवतार को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ में सबसे प्रसिद्ध हिंदू आराधना के स्थलों में से एक स्थल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सतविज देवरी मंदिर। देखो, ये जो सतविज देवरी जैन मंदिर है, मूल मंदिर का निर्माण कार्य होने पर वैशाख सुदी एकम संवत 1029 सन 972 में आचार्य यशोभद्र सूरजी द्वारा एक भव्य प्रतिष्ठा करवाई गई थी। तत्पश्चात इसके परिसर में पिछले 1000 से अधिक वर्षों के समय में निर्माण और जीर्णोद्धार की प्रतिष्ठा होती रही। पहले 26 देवरियां थी, फिर अलग अलग समय पर देवरी नंबर 1 से 26 तक लगती बड़ी देवरियों को अलग अलग समय में निर्माण हुआ। फिर इसके पीछे पूर्वाभिमुख दोनों मंदिरों में से अलग समय में निर्माण और जीर्णोद्धार होते रहे। बड़ा जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा का कार्य संवत 1998 से 2005 यानी 1941 से 48 तक रहा। इन 7 वर्षों में जीर्णोद्धार का आर्थिक व्यय अहमदाबाद के सेठ भंगूबाई, चुन्नीलाल सुतरिया, भोगीलाल, मगनलाल सुतरिया और चित्तौड़गढ़ के उद्धारक श्री विजय नीति सूरी के सदुपदेश में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइज। इसके पहले मैं आपको बता, समिदेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? समिदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, वो किसके द्वारा करवाया गया, वो आपको याद रखना। इसका जो निर्माण है मालवा के प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोजदेव ने 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। जिसे बाद के अंदर कब 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। तब से इस मंदिर का नाम क्या हो गया? मोकल मंदिर के नाम से जाना जाएगा। जबकि तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्तौड़गढ़ के शासक बनवीर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं। देखो, इसमें देखो जमुना दास भी है, बक्सा राम भी है, नंद राम भी है, लेकिन नानक राम का जो संबंध है ना, वो आपके अलवर से नहीं है। तो नानक राम का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो नानक राम का जो संबंध है वो आपके किशनगढ़ से है। सीताराम, नानक राम और बदन सिंह, ये जो चित्रकार है आपके कहाँ के चित्रकार है? तो किशनगढ़ के। अब अलवर शैली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, राजा जो विनय सिंह थे, उनके काल को अलवर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है भाई, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनके समय में अलवर की जो चित्रकला विविध रूप से परिपोषित होकर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। राजा विनय सिंह अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी न कला पारखी भी हुए थे। अलवर के चित्रकला के उत्कर्ष का उनका वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। चितेरे बलदेव विनय सिंह के दरबार में रहे। महाराजा विनय सिंह ने गुलाम अली, आगा मिर्जा देलवी, नत्ता शाह दरवेश को दिल्ली से बुलवाया था। गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन उनके राज्यकाल में ही हुआ था। इस ग्रंथ में समस्त लेखन सीटे की कलम से हुआ। ग्रंथ के चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनवाए थे। अलवर शैली में राग रागिनी का चित्रांकन महाराजा विनय सिंह के समय हुआ और आनंद राम कवि के छंदों पर आधारित 12 मासा का सुंदर सेट भी इनके ही काल में हुआ था। राजा बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकार पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा पट चित्रों का खूब चित्रांकन किया और इन्होंने दुर्गा सप्तशती के चित्र बनाने के लिए छोटे लाल चित्रकार को जयपुर से बुलाया था। जमुना दास के चित्रों और राजा बलवंत सिंह विश्व चित्रों के नाम और संवत अंकित है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो इंपॉर्टेंट, तो अलवर शैली के जो अन्य चित्रकार थे ना, उनके बारे में भी देख लो कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए। राम प्रसाद, जगमोहन, ओंकारनाथ, बुद्धाराम, उदयराम, मूलचंद, जगन्नाथ, राम गोपाल, विशनलाल, राम साय, नेपालिया, डालचंद, धन्ना, बंसी, माधव, मुरलीधर, रामलाल, ये सारे जो चित्रकार है ये आपके अलवर शैली के चित्रकार है, बिल्कुल आपको याद रखना। वापस से बता देता हूँ, राम प्रसाद, जगमोहन, ओंकारनाथ, बुद्धाराम, उदयराम, मूलचंद, जगन्नाथ, राम गोपाल, बिशनलाल, राम सहाय, नेपालिया, डालचंद, धन्ना, बंसी, माधव, मुरलीधर और रामलाल, ये सारे जो चित्रकार है ये आपके कहा के अलवर के चित्रकार हैं। अलवर शैली के विषय के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते, विशेषताएं क्या क्या। तो देखो, अलवर शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेष से जयपुर शैली का संतुलित समन्वय है। पुरुषों की मुख्य आकृति आम की शक्ल में थोड़ा ठुड्डी में थोड़ा खम देखकर बनाई गई है। स्त्रियों के कद में कुछ ठिंगने और उठी हुई वेणियां और बादाम से दृश्य आंखें, बड़ी नत और चुस्त पायजामे अत्यधिक परिश्रम से बनाया गया अंग प्रत्यंग अलवर शैली की विशेषता है।
वेशभूषा में स्थानीय प्रभाव मगड़ी और बंदेज में स्पष्ट झलकता है। पुरुष स्त्रियों के पहनावे में राजपूती और मुगलई वेशभूषा का प्रभाव दिखता है। इसके अलावा अंगड़ाई लेती और कांटा निकालती और श्रृंगार करती नायिकाएं और गणिकाओं का भावपूर्ण चित्रण अलवर शैली में मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस शैली में सुंदर मुखाकृति वाले और बेलबूटेदार हाशिए युक्त और स्वर्ण आलखेने से सजे शोभनीय होते हैं। इस शैली में मुगल शैली जैसा बारीक काम और पर्दार्जे धुएं के समान छाया और रेखाओं की सुघड़ता दर्शनीय है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, पागी चंद्र प्रकाश देवल की बिल्कुल सुमेलित है, कोडमदेव मेघराज मुकुल की बिल्कुल सुमेलित, पग फेरो आपकी मणिकर मधुकर की बिल्कुल सुमेलित। लेकिन बोल बारमली जो है ना, ये यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। बोल बारमली आपकी किनका ग्रंथ है? तो बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी का। किनका ग्रंथ है? सत्य प्रकाश जोशी का। जबकि मैं बात कर लूँ किनकी, यादवेंद्र शर्मा के कौन कौन से ग्रंथ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी पुस्तकें जो है ना, एक तो तेरा मेरा उसका सच, एक आंखें सब देखती है, 2-3 की पुस्तकें। उपन्यास की मैं बात कर लूँ तो सन्यासी और सुंदरी, दिया जला दिया बुझा और हजारों घोड़ों पर सवार, कुर्सी कैसे गायब हो गई, कुर्सी कैसे गायब होगी, एक और मुख्यमंत्री, खम्मा, अन्नदाता, पराजिता, खून का टीका, टोकन कुजंकली और गुलाबेड़ी और सपना और मोहभंग, ये इनके उपन्यास हैं। जबकि कहानी संग्रह की बात कर लो तो जंजाल, महापुरुष, मेरी प्रेम कहानियाँ और जमीन का टुकड़ा, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह। नाटकों की बात कर लूँ तो ताश का घर, महाराजा शेख चिल्ली, मैं असुथामा, चुप हो जाए पीटर और 4 अजूबे, ये प्रमुख इनके नाटक हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ चंद्र प्रकाश देवल की प्रमुख रचनाएं की, तो देखो इनका जो कविता संग्रह पागी, कावड़, मारग, तोप नामो, राग विजोग, उडीक पुराण, जुरावो, हिरणा, तिंजो आयन, अबोलो ओलबो और चालू ओलोरे देश, ये सारे जो है, ये सारे जो कविता संग्रह किनके, ये चंद्र प्रकाश देवल के हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो आपके मेघराज मुकुल की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? तो मेघराज मुकुल की जो प्रमुख रचना है वो शैनानी है। कौन सी है? शैनानी है। इसके अलावा एक आपकी कोडमदेव, ये दोनों रचनाएं मेघराज मुकुल की है। जबकि मणि मधुकर की मैं बात कर लूँ तो इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो कौन कौन सी? एक तो आपकी पग फेर हो गई, ठीक है, एक आपकी नाम हो गई, एक बलराम के हजारों, एक घास का घराना, ठीक है, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह। के अलावा नाटक की बात कर लूँ तो बुलबुल सराय, दुलारीबाई, खेला, पोलमपुर, इलायची और बेगम, ये इनके पूर्व प्रमुख नाटक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थी वो है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, गौरी देवी का जो जन्म हुआ था 1920 में राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में। गौरी देवी के पिता का नाम बंसीलाल पवार था, माता का नाम जमुना देवी पवार था। बंसीलाल जी और जमुना देवी दोनों ही बीकानेर के शाही परिवार के राज दरबारी गायक के रूप में गायन करते थे। 20 वर्ष की आयु में गौरी देवी का विवाह मोहनलाल गामेटी के साथ हुआ था, जो कि जोधपुर के एक जागीरदार थे, आपको याद रखना। और इनका कार्य क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, गौरी देवी मांड गायिका थी। कौन सी गायिका थी? मांड गायिका के अलावा ठुमरी, भजन, गजल गायन भी करती थी, लेकिन मुख्यतः ये मांड गायिका थी। और उनके मैं पुरस्कारों की बात कर लो तो जब भारत द्वारा मास्को रूस में इंडियन फेस्टिवल आयोजित किया, तब गौरी देवी ने यह विशेष प्रस्तुति दी। उनकी गायकी के लिए राजा पदक और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रमाण पत्र और पूर्व राष्ट्रपति R.K. वेंकट रमन द्वारा कांस्य पदक दिया गया। और 2013 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार भी गौरी देवी को प्रदान किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। नारी संत दयाबाई शिष्य थी, किसकी शिष्य थी आपको बतानी है। तो नारी संत दयाबाई जो शिष्य थी वो चरणदास जी की थी। चरणदास जी का जन्म जो कि डेरा अलवर में हुआ था, इनकी प्रमुख पीठ वर्तमान में दिल्ली में, ठीक है। इनकी 2 शिष्याएं थी, एक तो दयाबाई थी, एक आपकी सहजोबाई थी। याद रखना, एक तो आपकी दयाबाई होगी और दूसरी आपकी होगी सहजोबाई। कौन सी? सहजोबाई। अब यहां मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। दयाबाई के आपके 2 ग्रंथ है, एक तो दयाबोध, एक विनय मल्लिका। वापस से सुनना, अच्छे से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। दयाबाई के 2 ग्रंथ है, एक तो दयाबोध, दूसरा आपकी विनय मल्लिका। जबकि सहजोबाई के भी 2 ग्रंथ है, एक तो कौन सा? सहज प्रकाश, एक आपका 16 तिथि,
सहज प्रकाश और 16 तिथि ये दोनों ग्रंथ आपके सहजोबाई के थे। दयाबोध और विनय मल्लिका ये दोनों ग्रंथ आपके दयाबाई वो के थे। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या, ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो लूर जो नृत्य है ना, ये बिल्कुल आपका ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। ग्रासिया जनजाति की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। तो देखो ग्रासिया जनजाति जो है ना, राजस्थान में कुल आदिवासी संख्या का लगभग 2.5% है। कितनी है? 2.5% है। ये जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, कोटड़ा, जालोर, फलासिया, गोगुंदा क्षेत्र और सिरोही जिले के पिडवाड़ा, आबू रोड तथा पाली जिले के बाली क्षेत्र में बसी हुई है। सर्वाधिक ग्रासिया सिरोही, उदयपुर, पाली जिले में है। और ग्रासिया शब्द का उच्चारण कई तरह से किया जाता है, जिसे ग्रामिया ग्रासिया, गिरेसिया या ग्रासिया। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ग्रास शब्द से मानी जाती है। कौन से? संस्कृत का जो शब्द है ग्रास से मानी जाती है, ठीक है, जिसका अर्थ होता कौर, निवाला या निर्वाह करने का साधन। उदयपुर के ग्रासिया गोगुंदा देवला को अपनी उत्पत्ति मानते हैं और कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका अभिप्राय क्या होता है? सर्वेंट होता। क्या होता है? सर्वेंट। और ग्रासिया जनजाति लोग स्वयं को चौहान राजपूत का वंशज मानते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूँ, इनके जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में, और इनके जो प्रमुख फैक्ट है उनके बारे में बता देता हूँ। देखो ग्रासिया जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें गेर कहा जाता है, आपको याद रखना। क्या कहा जाता है? गेर कहा जाता है, ठीक है। और ग्रासियों के जो गांव होते हैं उन्हें फालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फालिया आपका कहा जाता है। और अनाज रखने की जो कोटियाँ होती है उन्हें सोहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहरी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा घंटों में प्रयुक्त होने वाली जो हाथ चक्की होती है उसे घेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटी। और इसके अलावा मृतक व्यक्ति के जो स्मारक होते हैं उसे हुरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरे। और ग्रासिया जनजाति में जो प्रचलित मृत्यु बोझ होता है उसे कांधिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांधिया। और ग्रासियों का जो मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता है? सहलोत। ग्रासिया जनजाति के लिए विकास कार्य करने वाली जो सहकारी संस्था वो हैलरू है। कौन सी संस्था? हैलरू। और उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है जिसके लिए अंतर्गत खून खराबे के लिए जो जुर्माना वसूल किया जाता है वो मोताना प्रथा है। कौन सी प्रथा? मोताना, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा इनकी विवाह प्रथा में एक तो मोरबंदिया, पैरावना विवाह, तानना विवाह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेलबो विवाह और खेवना विवाह का संबंध भी इनसे ही है। सेवा यानी क्या होता है? जब घर जवाई की जो प्रथा यानी जो शादी हो जाती है घर जवाई बनकर रहता है उसे सेवा कहा जाता है। और खेवना विवाह जैसा अपना नाता विवाह होता है ना, एक इस समय क्या होता है? विवाहित महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है, जो नाता प्रथा होती है उसी तरह से। मेलबो विवाह में क्या होता है? तो खर्च से बचने के लिए इस विवाह में दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है, उसे मेलबो विवाह कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा इनके प्रमुख मेलों की मैं बात कर लूँ तो इनके प्रतिवर्ष के स्थानीय और संभागीय मेले बढ़ते। ग्रासियों का जो प्रमुख मेला है तो गौर मेला या अंजारी का मेला जो सिरोही जिले में वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इनके बड़े मेलों में तो मनखारो मेला जो कि गुजरात के चौपानी क्षेत्र में मनखारो मेला बहुत फेमस है। युवाओं के लिए इन मेलों में बड़ा महत्व है। ग्रासिया युवक मेलों में अपना जीवन साथी का चयन भी करते हैं, यानी शादी जो करते हैं ग्रासिया युवक वो मेलों में करते हैं। इनके अलावा कोटेश्वर मेला का संबंध भी ग्रासिया से है। चित्तेर और विचेतर मेला का संबंध भी ग्रासिया से है। गोगुंदा का घनघोर मेला ये इनका संबंध भी किससे है? ये आपके बिल्कुल ग्रासियों से। और इनके मैं नृत्यों की बात कर लूँ तो इनका जो प्रमुख नृत्य है वाला नृत्य, गरबा नृत्य, गेर नृत्य, कूद नृत्य, लूड़ नृत्य, मोरिया नृत्य, मांदल नृत्य, जवारा नृत्य, ये सारे नृत्य जो है ये ग्रासिया जनजाति के। मैं आपको बता देता हूँ वाला नृत्य जो कि बार बार पूछा जाता है। वाला नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य, इनके बारे में आपको बताता हूँ। वाला नृत्य में स्त्री पुरुष अर्धवर्त बनाकर नाचते हैं। इस नृत्य को करते समय किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता। एक आपका होता है मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य? मांदल नृत्य ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाह आदि उत्सव पर किया जाने वाले इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर नृत्य करती है, यानी गोल गोल घूमती है। एक आपका होता है गौर नृत्य। गौर नृत्य को गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये एक युगल नृत्य है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। एक आपका होता है लूर नृत्य जो लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा मेलों और विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक आपका होता है जवारा नृत्य को होली के अवसर पर किया जाता है। इसे ग्रासिया स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है कूद नृत्य जो कि स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं तथा पंक्तिबद्ध तरीके से किया जाता है। एक आपका होता है मोरिया नृत्य। ग्रासिया द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के बाद केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला आपका मोरिया नृत्य है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। विजयदान देता के बारे में अधोलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला कथन है कि विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। और दूसरा कथन है विजयदान देता रूपायण संस्थान के सह संस्थापक है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। अब देखो विजयदान देता की मैं कुछ करती आपको बता देता हूँ। जैसे बातारी फुलवारी, ठीक है, ये टीडो राव, उलझन, अलकू हिटलर, रुख और कब्बू रानी, ये इनकी प्रमुख कृतियां है जो कि आपको याद रखनी है। इनके अलावा हिंदी अनुवादित भी इनकी कुछ कृतियां जिन्हें आपको याद रखना है। इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। किनको? विजयदान देता को। ऊषा, बापू के 3 हत्यारे, ज्वाला साप्ताहिक में स्तंभ, साहित्य समाज, चौधरायन की चतुराई, अंतराल, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई, इसके अलावा महामिलन और प्रिया मरनाल, ये सारी जिनकी जो कि हिंदी अनुवादित कृतियां हैं, ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। एक तरफ पर्वत शिखर, एक तरफ देश आपको दिए गए, अल्ब्रुस, कलिमंजारो, माउंट कुक और मैंकिनले। तो देखो अल्ब्रुस जो है चोटी आपकी कौन से देश में थी? आपकी रूस में, ठीक है। अल्ब्रुस आपकी रूस में हो जाएगी, किलिमंजारो आपकी तंजानिया में हो जाएंगी, माउंट कुक आपकी संयुक्त अमेरिका में हो जाएगी, मैकिनले आपकी न्यूजीलैंड में हो जाएगी। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 17 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा। माउंट कुक जो है ना न्यूजीलैंड की, माउंट कुक आपकी न्यूजीलैंड की हो जाएगी। माउंट कुक जो है ना आपकी न्यूजीलैंड की हो जाएगी और मैकिनले जो है ना आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। वापस से एक बार बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो बिल्कुल क्लियर कर लेना आप। अल्ब्रुस आपकी रूस के अंदर है, किलिमंजारो आपके तंजानिया में, ठीक है। और माउंट कुक जो पड़ती है आपकी न्यूजीलैंड में पड़ती है, और मैकिनले जो पड़ती है ना आपकी मैकिनले, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। क्लियर गाइस, अब कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रमुख चोटियाँ, जो कि विश्व की प्रमुख चोटियाँ, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद भी रखना, वापस से एग्जाम में बनेगी। देख लेते हैं तो एक शानदार मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली जो चोटी है ना आपकी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट मैकिनले हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एकांगुआ हो जाएगी। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट किलिमंजारो हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट कोस्सियुस्को हो जाएगी। माउंट कोस्सियुस्को बिल्कुल आपको याद रखना है, कौन सी हो जाएगी? माउंट कोस्सियुस्को आपकी हो जाएगी, ठीक है। आपको ये सारी चोटियाँ बिल्कुल याद रखनी है, जो वापस से बता देता हूँ मैं। मैंने बताया आपको कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्सियुस्को और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेंट मैसिफ। माउंट विंसेंट मैसिफ ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बता दूँ आपको, K2 जो चोटी पड़ती है आपकी काराकोरम भारत के पीओके में पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा माउंट कंचनजंगा आपके भारत के सिक्किम में पड़ती है। माउंट लियोत्से भारत और नेपाल तिब्बत के वाले एरिया में पड़ती है, नेपाल और तिब्बत वाले एरिया में, ठीक है। इसके अलावा माउंट मकालू आपकी नेपाल तिब्बत में पड़ती है। माउंट चोओयू ये नेपाल तिब्बत में पड़ती है। माउंट धौलागिरी नेपाल में पड़ती है। माउंट मकालू ये नेपाल में पड़ती है। नंगा पर्वत भारत के पीओके क्षेत्र में पड़ती है। ओजस डेल सेल्डो ये आपके एंडीज यानी अर्जेंटीना और चिल्ली में पड़ती है। माउंट कोटोपैक्स इक्वाडोर में पड़ती है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, जो बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता मापने के सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी प्रजाति समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अल्फा सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, रूर आपका जर्मनी में है, बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्र। पो घाटी आपका इटली में पड़ता है। कांटो का मैदान आपका जापान में पड़ता है, लेकिन दक्षिणी न्यू इंग्लैंड आपका यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपके यूएसए में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूएसए में के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, मैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको, जो कि इम्पोर्टेंट औद्योगिक नगर है उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, सैन फ्रांसिस्को जो कि जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए जाना जाता है। आपका डेट्रॉइट मोटर कार के लिए जाना जाता है। बर्मिंगम कोयला और लो इस्पात के लिए जाता है। पिट्सबर्ग आपका लो इस्पात के लिए जाना। शिकागो मांस की मंडी के रूप में और मशीन उद्योग के रूप में जाना जाता है। लॉस एंजलिस हॉलीवुड फिल्म के लिए आपका जाना जाता है। सैन डियागो पेट्रोलियम शोधन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? डुलूथ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सिएटल एल्यूमिनियम का परगलन और लबरिंग के लिए जाना जाता है। एक्रोन आपके रबर के लिए फेमस है। किसके लिए? रबर के लिए। रबर का औद्योगिक प्रदेश जो है वो एक्रोन है। इसके अलावा मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सैफर्ड कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। लीड्स ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लिवरपूल जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। डर्बी ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। बर्मिंगम आपका मोटर कार के लिए है। इसके अलावा देखो, कनाडा के जो प्रमुख औद्योगिक नगर हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ओटावा जो कि कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टोरंटो ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। ओंटारियो सोने की खाल के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबेक जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है आपका। हैमिल्टन लो इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। मॉन्ट्रियल जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम सिटी आपकी यूरेनियम के लिए फेमस है। इसके अलावा जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक नगर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, स्टुटगार्ट ये मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। हम्बर्ग मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। लिचपिंग कृषि औजार के लिए प्रसिद्ध है। फ्रैंकफर्ट परिवहन और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। डॉर्टमंड लो इस्पात और रसायन के लिए प्रसिद्ध है। जेना ऑप्टिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इटली के प्रमुख उद्योग की बात कर लो तो वेनिस कांच के उद्योग के लिए फेमस है। तुरीन मोटर कार के उद्योग के लिए फेमस है। मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए आपका फेमस है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। कि सूची 1 को सूची 2 से आपका सुमेलित करना, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से आपका बिल्कुल सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ आपको नहरें दी हुई है और एक तरफ आपको किससे जोड़ती है वो दिया हुआ है। तो इसका जो सही सुमेलित करना आपको बिल्कुल सही सुमेलित, इसको अपन कर लेते हैं। देखो, कील नहर जो जोड़ती है ना एल्ब जवार नदमुख और एस्चुरी व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ठीक है, क्लियर। दूसरी में बात कर लो आपको, सू जो जोड़ती है सुपीरियल झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है आपकी, ठीक है। पन्नामा की मैं बात कर लो तो पन्नामा जो जोड़ती है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर की मैं बात कर लूँ तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। गलीकोंडा, सलहेर, सिकरामगट्टा, मादुगोला कोंडा। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सलहेर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कर से एक तरफ राज्य दिए। पोंडू का संबंध बिल्कुल उड़ीसा से आपका। पौनम का संबंध केरल से। जूम का संबंध आपका असम से। लेकिन मासा का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं। मासा का जो संबंध है ना आपका एमपी से। कहाँ से? एमपी से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना कि भी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैं कुछ स्थानांतरित कृषि के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनेंगे और आपको याद भी रखना है, ठीक है। देखो, स्थानांतरित कृषि कौन से राज्य के संबंध है वो मैं आपको बता देता हूं सारा, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो
मध्य प्रदेश में बेवर और दैया की जाती है। डीपा आपके छत्तीसगढ़ में की जाती है। बत्रा या वालरा आपके राजस्थान के अंदर है। पोडो आपके आंध्र प्रदेश में। कमान बिग्गा धावी उड़ीसा के अंदर है। लद्दाख जो इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है। मिल्पा आपकी मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। रोका आपकी ब्राज़ील में की जाती है। टावी आपके मेडागास्कर में। कॉनको आपकी वेनेजुएला में की जाती है। मसोल आपके जायरा और मध्य अफ्रीका में की जाती है, ठीक है। हुमा आपके जावा में की जाती है। हुमा आपके कहाँ की जाती है? जावा में। चैना आपके श्रीलंका में की जाती है। चैना आपके कहाँ की जाती है? श्रीलंका के अंदर आपकी की जाती है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि आपके सामने है। बिल्कुल 23 का अपन सही आंसर देख लेते हैं। एक तरफ आपके सनक्षी क्षेत्र दिए हुए, एक तरफ आपको वृत्त दिया हुआ। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर होगा, बिल्कुल अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो सामुदायिक रिजर्व कितने हैं, तो 46 आपके सामुदायिक रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने आपके, तो कंजर्वेशन रिजर्व आपके हो जाएंगे कितने, सॉरी गाइस, सॉरी, बिल्कुल रुको 1 मिनट। सामुदायिक रिजर्व आपके हो जाएंगे 46, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएंगे 76, राष्ट्रीय पार्क हो जाएंगे 103 और वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे 544 आपके हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की, देखो वर्तमान में मैं बात कर लूँ तो आपके कुल नेशनल पार्क कितने, तो 106 नेशनल पार्क है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कंजर्वेशन रिजर्व कितने, तो 105 कंजर्वेशन रिजर्व हो गया आपके, ठीक है। इसके अलावा सामुदायिक रिजर्व कितने हो गए, 220 हो गए आपके। सामुदायिक रिजर्व कितने हो गए, 220 हो गए, ठीक है। और अभ्यारण्य आपके कितने हो गए, तो 567 अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो का सहयोग से बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा GAS, सौर सेल, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। इसके बाकी के पेपर का सॉल्यूशन अपन कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।